क्लास 12 का एक बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। और हम लोग अवकलनीयता के पहले इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसका एग्जाम पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं। एग्जाम में ये क्योंकि इससे जुड़ा हुआ रहता है, बाई प्रोडक्ट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स होता है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस और डिफरेंशिएशन का जो ब्रॉड रेंज है ना, ये इसको इम्पोर्टेंट बना देता है बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को हमें बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही डीप एनालिसिस करना है, डेप्थ ऑफ स्टडी में जाना है इसके, और हर एक पॉइंट को, बेसिक्स को कवर करना है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अवकलनीयता या फिर डिफरेंशिएबिलिटी है क्या। तो अभी तक हम लोग कई टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े हैं, अलग अलग प्रकार के फलन पढ़े हैं, और उन फलनों में हमने पढ़ा है कि कुछ फलन होते हैं जिनका ग्राफ कंटिन्यूअस रहता है और कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे हम लोग कुछ फंक्शन पढ़े हैं जिनका ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, यानी कहीं टूटता नहीं है, जैसे sin x का ग्राफ जो रहता है। ठीक है, कुछ फंक्शंस पढ़े हैं जिनका ग्राफ टूट जाता है, जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से चलता है tan थीटा ग्राफ। ठीक है, यहाँ से जाकर के ये पैरेलल हो जाता है, यानी इस पॉइंट पे ये अनडिफाइंड हो जाता है, इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ये टूट गया ना, तो जहाँ टूटता है ग्राफ उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी असंतत बिंदु, है ना। तो हम लोग अभी तक कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी पढ़े। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से थोड़ा सा मेल खाता हुआ, थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएबिलिटी को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, अवकलन के बारे में, कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन निकाला कैसे जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, और फिर हम लोग कवर करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं एक फंक्शन है f(x), एक फंक्शन है। अब कोई भी फंक्शन एक रिलेशन होता है जो अपने सारे डोमेन वैल्यूज में डिफाइंड होता है। फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन होता है, फलन एक संबंध होता है जो अपने सारे प्रांत के वैल्यूज में डिफाइंड होता है। तो मान लिया मैंने f(x) एक फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग इसको y एज्यूम कर लें तो इसको हम लोग लिखेंगे dy/dx, क्योंकि ये x का फलन है तो x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये क्या होता है dy/dx, तो dy/dx होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष y में परिवर्तन। ये परिवर्तन के दर को बताता है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक गाड़ी v स्पीड से चल रहा है, एक कार है, वैन है, v स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और v स्पीड से चल रहा है, उसके स्पीड में परिवर्तन हो रहा है, उसका इक्वेशन दे रखा है 2x² + 8। ठीक है, माने इस इक्वेशन के अनुसार उसका जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, बदल रहा है। तो स्पीड में रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो ये होगा d 2x² + 8/dx, माने इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है, अवकलन जो होता है, वो क्या बताता है, रेट बताता है। क्या बताता है, रेट बताता है कि वो किस दर से बदल रहा है। किसी वस्तु की कीमत है वो किस दर से बदल रही है, स्पीड है वो किस दर से बदल रहा है, किसी वस्तु में जो डायमेंशंस हैं वो किस दर से बदल रहा है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे किसी सर्कल का रेडियस r है, वो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से बदल रहा है, तो बताना है कि क्षेत्रफल कितने दर से बदलेगा, है ना। मान लो कि मैं रेडियस को बढ़ा रहा हूँ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो उसका एरिया कितने रेट से बदलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एप्लीकेशन भी बहुत शानदार हैं। ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली फिजिकल एप्लीकेशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फिजिकल एप्लीकेशन। फिजिकल मतलब कि फिजिक्स से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, फिजिक्स यानी भौतिकी से। यानी कि हम लोग अगर समझें तो डिफरेंशिएशन, ये है डिफरेंशिएशन, अवकलन बोलते हैं इसको। डिफरेंशिएशन का, अवकलन का ये भौतिक मीनिंग भी कह सकते हैं, फिजिकल मीनिंग भी कह सकते हैं। अवकलन का फिजिकल मीनिंग होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि इसका फिजिकल भौतिक मीनिंग होता है किसी भी
एक क्वांटिटी में किसी दूसरे क्वांटिटी के सापेक्ष कैसे बदलाव हो रहा है, वो रेट क्या है, दर क्या है बदलाव का। हम लोग पढ़ते हैं ना किसी चीज़ में दर कैसे हो रहा है, दर क्या है चेंज का। जैसे कि मान लो किसी वस्तु की कीमत है वो 5 रुपये पर मंथ की रेट से बढ़ रही है, 5 रुपये पर मंथ की रेट से बढ़ रही है, यानी कि हर महीने 5-5 रुपये बढ़ते जा रही है, ग्रो करते जा रही है। तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ऑफ दैट क्वांटिटी, यानी कि उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दर, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दर। तो ये जो पॉइंट है, ये जो मीनिंग है, इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल मीनिंग, क्योंकि इसके फिजिकल एप्लीकेशंस बहुत ही ब्रॉड है। आप लोग बहुत सारे थ्योरीज को प्रूव कर रहे होंगे, उसमें कई बार आता होगा डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करके फॉर्मूला निकालो, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिसमें आते हैं ये एप्लीकेशंस। इसके अलावा इसका एक दूसरा मीनिंग होता है जिसको कहते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी कि ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है इसका। ग्राफ में किसी फंक्शन का हमने ग्राफ खींच दिया और उस ग्राफ के परिप्रेक्ष्य में इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका मैंने ग्राफ खींचा इधर, ठीक है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आया। तो इस ग्राफ में ये dy/dx का क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। देखो ग्राफ में अगर हम लोग एप्लीकेशंस आगे जाकर के पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग होता है टेंजेंट ऑफ कर्व, यानी कि ये बताता है dy/dx बताता है क्या, किसी वक्र का स्पर्श रेखा का ढाल, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि किसी वक्र कोई कर्व है, यानी मैंने ग्राफ खींचा, अब इसमें टेंजेंट क्या होता है, जो एक बिंदु पे टच करे। स्पर्श बिंदु किसको कहते हैं, जो एक बिंदु पे टच करे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा और जो इस बिंदु को टच कर रहा है, ठीक है, इस बिंदु को टच कर रहा है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्श बिंदु हो गया। क्या हो गया, स्पर्श बिंदु। अब इस स्पर्श बिंदु के द्वारा जो लाइन पास हो रहा है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, यानी ये जो लाइन मैंने खींचा इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये 11th क्लास में हमें पढ़ना रहता है स्पर्श रेखा कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें तो स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है, ढाल मतलब कि एक्स अक्ष के साथ वो कितना डिग्री का एंगल बना रहेगा। जब भी ढाल की बात की जाएगी तो एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यहाँ पे कितना कोण बना रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ढाल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, ढाल। और ढाल को लिखते हैं हम लोग एम से, और एम का फॉर्मूला होता है tan थीटा, या कहीं कहीं हम लोग y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 यूज करते हैं। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। और फिर से हम लोग अपने टॉपिक पे रिवर्स करें तो ये dy/dx क्या बताता है कि ये जो लाइन खींचा गया इस लाइन का ढाल बताता है। ढाल मतलब कि वो कितना डिग्री से झुका हुआ है एक्स अक्ष के साथ। ये अगर एक्स अक्ष है तो इस एक्स अक्ष के साथ ये जो लाइन है ये कितना डिग्री के कोण से झुका हुआ है, ये क्या बताता है, इसका ढाल बताता है। तो ये जो ढाल वाली जो बात है यानी स्लोप वाली जो बात है, ये स्लोप वाली बात कहाँ से डेराइव होती है, तो डिफरेंशिएशन से। कहाँ से, यानी अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है, अगर हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कर लें तो उसका हम लोग ढाल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम लोग, ढाल। तो हम लोग बहुत शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, तो रेट, फिजिकल मीनिंग दर बताता है, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताता है, ढाल बताता है। क्या बताता है, ढाल, यानी स्लोप बताता है। यानी कि ग्राफ में इसका क्या मतलब होता है, ढाल, और फिजिक्स में इसका मीनिंग मैक्सिममली यानी ऑन एन एवरेज क्या ड्रॉ किया जाता है, रेट। फिजिक्स में रेट बताता है, और ग्राफ जब भी खींचते हैं तो क्या बताता है हमें, ढाल बताता है। क्लियर हो गया। तो हम लोग दोनों मीनिंग को क्लियर कर लिए। ढाल का क्या मतलब है, एक्स अक्ष के साथ कितना ये झुका हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ और मीनिंग्स को ड्रॉ करेंगे और ये पता लगाएंगे कि इसको लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, सूचित करने के कई तरीके होते हैं, इसको इंडिकेट करने के कई तरीके होते हैं, उनको भी समझेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे पता करें किसी फलन का, ठीक। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया हूँ fx = y,
क्या फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब ये फंक्शन है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, सॉरी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हिंदी में बोलेंगे एफ एक्स का अवकलन, और इस एफ एक्स के अवकलन को हम लोग लिखेंगे डी एफ एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान दें इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, या इसको कई जगह पे y1 लिखता है। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है तो y1, अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है तो y2 लिखता है, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में इसको f डैश डैश x लिखता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग बात करें तो इसको कई जगह पे dy dx लिखता है। अगर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है तो d2y बटा dx स्क्वायर। अगर ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है तो इसको लिखता है d3y बटा dx क्यूब। ठीक है, तो ये इसको इंडिकेट करने का तरीका होता है। डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं, अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ x लिखेंगे, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ y लिखेंगे। मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग चेंज निकाल रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जिसमें निकाल रहे हैं चेंज, बदलाव किसमें हो रहा है, जिसमें निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष निकालते हैं, जैसे मान लो मैं एक गाड़ी के स्पीड को मान लेता हूँ s, और निकालना चाहता हूँ कि समय के सापेक्ष गाड़ी के स्पीड में कैसे बढ़ोतरी हो रही है। हम लोग एक्सीलरेशन गाड़ी में देते हैं, तो एक्सीलरेशन देते हैं तो स्पीड बढ़ता है। एक होता है रिटार्डेशन, देखो एक होता है एक्सीलरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं त्वरण, त्वरण देते हैं जब भी हम लोग एक्सीलरेट करते हैं तो स्पीड बढ़ता है, और जब भी हम लोग रिटार्डेट करते हैं मतलब कि उसको स्पीड को घटाते हैं, एक्सीलरेशन को कम करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिटार्डेशन, यानी कि उसको बोलते हैं अवमंदन। तो जब भी हम लोग एक्सीलरेट करते हैं गाड़ी को तो उसके स्पीड में परिवर्तन होता है, तो हम लोग वो जो परिवर्तन होता है वो टाइम के सापेक्ष होता है। स्पीड में किसके सापेक्ष परिवर्तन होता है, टाइम के सापेक्ष। तो उसको लिखेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ स्पीड कैसे बढ़ रहा है, या कई मायने में हम लोग घटाते भी तो हैं। गाड़ी चल रही है, आगे ब्रेकर आता है, हम लोग स्पीड कम भी करते हैं, और कई मायनों में हम लोग स्पीड बढ़ाते भी। ठीक है, तो उसको हम लोग ds/dt लिखेंगे। ठीक है, फिर हमें समझना है इसके अलावा हमें समझना है, ये तो हम लोग समझ लिए कि डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब हमें समझना है कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या बताता है हमें, डिफरेंशिएबिलिटी बताता है कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। तो ये हमें बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएशन के लायक है, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएशन के लायक नहीं है। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता डिफरेंशिएशन। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनका डिफरेंशिएशन हो सकता है। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन एक खास रेंज में ही होता है, मतलब 2 से 4 के बीच में डिफरेंशिएशन हो सकता है, 4 से 6 के बीच में डिफरेंशिएशन हो सकता है। अगर हम लोग उसके बाहर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो संभव नहीं है। मतलब एक खास रेंज में उसका डिफरेंशिएशन, जिसको बोलते हैं इंटरवल। जैसे मान लो मैं यहाँ fx लिखा और fx का मान लिख दिया मैंने log x + 1, और मैंने लिखा कि पता करें कि क्या ये x बराबर 5 पर डिफरेंशिएबल है। तो इसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी, मैंने पता करना है कि क्या x बराबर 5 पर इसका डिफरेंशिएशन संभव है, और संभव तो तब होगा ना जब उसका मान परिभाषित हो। क्या हो, परिभाषित हो। अगर मान अपरिभाषित हो जाता है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा एक प्रोसेस होता है, मैथमेटिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग इसको पता करते हैं। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएबिलिटी हमें क्या बताता है, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरा चीज डिफरेंशिएबिलिटी हमें बताता है कि किसी भी फंक्शन का एक अद्वितीय स्पर्श रेखा होना चाहिए, माने एक बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक अपोजिट एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने मान लिया एक फंक्शन खींचा जिसका ग्राफ इधर से इधर आया और इधर से इधर गया। ठीक है, इस तरीके का कोई फंक्शन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और अपोजिट कर देता हूँ ताकि आसान।
इस तरीके का कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ है, ठीक है। तो अब इस बिंदु पे ये एक ही बिंदु है ना जिसका नाम मैं मान लेता हूँ ए। यहाँ पे स्पर्श रेखा हम लोग चेक करते हैं कितने खींचे जा सकते हैं। देखो इस बिंदु पे अगर हम लोग इधर से एक स्पर्श रेखा खींचे तो खींचा जा सकता है, अगर हम लोग एक इधर से खींचे तो खींचा जा सकता है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई? दो। क्या ये फंक्शन, ये जो ग्राफ खींचा हूँ जिस फंक्शन, मान लो ये mx एक फंक्शन है, क्या ये mx डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल नहीं। जब भी किसी फंक्शन में एक बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो डिफरेंशिएबल नहीं माना जाता है। यानी डिफरेंशिएबिलिटी यानी डिफरेंशिएबल अवकलनीय वही फलन होता है जिसका एक बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा खींचा जाए। यानी कि हम लोग कह सकते हैं यदि किसी फलन में एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है जो अद्वितीय है, मतलब उसके जैसा फिर दूसरा कोई नहीं खींचा जाए, तो उसको बोलते हैं वो फलन क्या है? अवकलनीय है। बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए इस पॉइंट को। एक बिंदु पे अगर किसी फंक्शन में एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, एक ही, केवल एक ही, तो उसको बोलते हैं कि वो फलन क्या है? अवकलनीय है। अगर उस बिंदु पे दो खींच दिए या दो से अधिक तो वो अवकलनीय नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे एक दूसरा कॉन्ट्राक्ट, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन था, मतलब विरोधाभास बता रहा था। एक दूसरा फंक्शन हम लोग लेते हैं और उसका ग्राफ खींचते हैं और फिर पता करते हैं क्या वो अवकलनीय ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। एक मैंने फंक्शन लिया यहाँ पे जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अब इस बिंदु पे हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं और चेक करते हैं क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे एक से अधिक स्पर्श रेखा को खींचने की। यहाँ पे मैंने ऐसे एक स्पर्श रेखा खींची, ठीक है। तो क्या यहाँ पे दूसरा कोई खींचा जा सकता है? नहीं खींचा जा सकता है दूसरा। एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं? एक। इस केस में सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींचा गया, तो ये तो डेफिनेटली इस पॉइंट को अगर हम लोग ए माने, इस पॉइंट पे क्या है? डिफरेंशिएबल है। इस पॉइंट पे अवकलनीय है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे सिर्फ कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? एक। तो ये पहचान होता है किसका? डिफरेंशिएबिलिटी का। ये बताता है हमें एक बिंदु पे केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी तो ग्राफ के माध्यम से समझ गए कि अगर स्पर्श रेखा एक ही है तो डिफरेंशिएबल है, एक से अधिक है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन मैथमेटिकल प्रोसेस क्या होता है इसको हमें समझना है, ठीक है। तो जैसे मैं एक ग्राफ खींचता हूँ यहाँ पे, और ग्राफ की मदद से हम लोग कुछ मैथमेटिकल इसमें कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। जैसे एक फंक्शन का मैं ग्राफ खींचता हूँ इधर, ये किस टाइप का एक फंक्शन का ग्राफ मैंने खींचा। कोई भी फंक्शन है, मान लेते हैं हम लोग कितना y बराबर fx का ये ग्राफ। बिल्कुल ध्यान से समझना है इस पॉइंट को, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये वाला पॉइंट सबसे फंडामेंटल रहने वाला है क्योंकि यहाँ से शुरू होती है इसकी मैथमेटिक्स। यहाँ से शुरू होता है इसका एक्चुअल प्रोसेस, जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाने में, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसमें x की जगह पे a रखते हैं तो y का मान कितना होगा? fa होगा या नहीं? यानी इधर वाला जो पॉइंट रहेगा वो क्या इंडिकेट करेगा? fa, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग b, ठीक है, b मान लेते हैं, और इसके सामने वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? fb, ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं, मिला लिए। ये वाला जो लाइन कहलाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू सेकंड, ठीक है। अब ये जो लाइन हम लोग खींचे हैं ये प्रतिच्छेदक रेखा है, क्योंकि ये कहीं स्पर्श थोड़ी कर रहा है, ये तो काट रहा है ना दो बिंदुओं पर। स्पर्श रेखा तो उसको बोलते हैं ना जो एक बिंदु पर स्पर्श करता है, कट नहीं करता है, स्पर्श करता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, ये सेकंड जो है इसका अगर हम लोग स्लोप निकालें तो देखो बाबू, इस बिंदु का अगर हम लोग इस बिंदु को मान ले a, अगर हम लोग इस बिंदु को मान ले b, तो a का नियामक कितना होगा? a का नियामक माने नियामक का मतलब होता है कि इसके x अक्ष पे कौन सा बिंदु है? a का, तो a लिए हैं। x अक्ष पे क्या लिए हैं? a। और y अक्ष पे क्या लिए हैं? y अक्ष पे क्या लिए हैं? f a, माने x अक्ष पे a और y अक्ष पे fa आया है। माने a रखने पे क्या आया है? fa आया है।
जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं ना कि यहाँ एक इक्वेशन है fx बराबर 2x + 1। अगर x की जगह पे 1 लेते हैं तो y की जगह पे क्या आएगा, तो 2 + 1 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। माने यहाँ 1 लेते हैं और यहाँ क्या लेते हैं 3, तो ये वाला बिंदु क्या दर्शाता है हमारा 1,3। माने जो रखते हैं वो और जो आता है वो, ठीक है। x की जगह पे 1 रखे तो y की जगह पे क्या आया 3। तो ये वाला बिंदु क्या दर्शाता है हमें a, f पहले x अक्ष को लेते हैं फिर y अक्ष को लेते हैं किसी भी बिंदु का निर्देशांक दर्शाने के लिए, ठीक है। तो a का नियामक यानी निर्देशांक क्या होगा a, f। वैसे ही b का बताना है तो b का नियामक क्या होगा, b का नियामक होगा b, f b। नियामक मतलब कि x अक्ष पे कितना पॉइंट है और y अक्ष पे कितना पॉइंट, जिसको निर्देशांक भी कहते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यानी कि b का कोऑर्डिनेट b, fb, a का कोऑर्डिनेट a, f, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में चलते हैं। 11th क्लास में हम लोग 11th क्लास में क्या पढ़े थे, 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु है x1 y1, ठीक है, और एक दूसरा बिंदु है x2 y2। इन दोनों बिंदुओं से कोई रेखा गुजरती है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इस चीज को। दो बिंदु है हमारे पास x1 y1 x2 y2 और इस दोनों बिंदु से कोई रेखा क्रॉस करती है, पास करती है, गुजरती है, तो उस रेखा का ढाल कितना होता है y2 - y1 बटा x2 - x1। ये हम लोग पढ़ चुके हैं किस क्लास में, क्लास 11th में, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं कि अगर कोई रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है और दोनों बिंदु कौन कौन से हैं x1 y1 x2 y2, तो उस रेखा का ढाल होता है m बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1। और ढाल का मतलब क्या, x अक्ष के साथ वो कितना झुका हुआ है, कितना कोण बना रहा है, ठीक है। तो m निकल गया कितना y2 - y1 बटा x2 - x1। अब यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट को समझना है। ये जो लाइन है दो बिंदुओं से गुजर रहा है, एक तो a और दूसरा बिंदु है क्या b, और a का नियामक है a, f और b का नियामक है b, f। तो इसका ढाल कितना होगा, इसका ढाल होगा, देखो बाबू इसको बोलते हैं सेकंड, और सेकंड में ढाल निकाल रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे ms यानी सेकंड का ढाल। ढाल को हम लोग किससे लिखते हैं m से, और सेकंड का निकाल रहे हैं इसलिए मैंने नीचे s लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसमें ये y1 है और ये y2 है, ये x1 है और ये x2 है, इसका ढाल कितना होगा, तो fb - fa बटा b - a, ये इसका ढाल होगा। ये बिल्कुल प्रॉपर बात, ठीक है। अगर हम लोग, ये तो एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, ये अगर हम लोग इस बात को समझ गए तो इसको इक्वेशन पढ़ना। अगर हम लोग ये वाला पॉइंट इधर की तरफ खींचते हैं, ये वाला पॉइंट a की तरफ लाते हैं, तो पता है क्या होगा, ये जो लाइन है ना ये ऐसे हो जाएगा और स्लोप बन जाएगा। देखो अगर हम लोग ये वाला पॉइंट इधर की तरफ नीचे की तरफ खींचते हैं, किसके नजदीक, a के नजदीक लाते हैं, तो ये जो लाइन इसको काट रहा है ना, अब उसको काटेगा नहीं, उसको छू करके जाएगा, और किस बिंदु से छू करके जाएगा, a से छू करके जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर ये बिंदु उठा करके कहाँ लेके आते हैं, a के नजदीक, a के एकदम करीब लाते हैं, तो ये वाला ग्राफ चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, इसको थोड़ा सा नीचे समझते हैं। ये वाला ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके का, ये वाला ग्राफ हो जाएगा। जैसे हम लोग b को उठाकर कहाँ लेते हैं, a के पास लेते हैं, बिल्कुल नजदीक, एकदम नजदीक। ये a है और ये b है, तो ये जो ग्राफ हम लोग खींचे थे, ये वाला लाइन कैसा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। यानी कि क्या किस में बदल गया, ये स्पर्श रेखा में बदल गया। हम लोग क्या किए, b को उठा के लाए एकदम नजदीक a के, एकदम नजदीक, a पे नहीं लाए हैं पूरा पूरा, उसके एकदम नजदीक लाए, मतलब थोड़ा सा अधिक है, बिल्कुल थोड़ा सा अधिक है। मान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कितना अधिक है, हम लोग मान लेते हैं b जो है a से थोड़ा सा अधिक है h, और h क्या है, h लगभग, h क्या है लगभग थोड़ा सा ही अधिक है, मान लो 0.00001 ये अधिक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग b क्या है, a से 0.00001 अधिक है, और ये लगभग 0 ही तो होता है, ये लगभग 0 ही तो होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इसको उठा के लाए यहाँ पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्पर्श रेखा में कन्वर्ट हो गया। यानी अगर हम लोग स्पर्श रेखा का ढाल निकालेंगे तो b को कहाँ उठा के लाएंगे, a के नजदीक। अगर हम लोग इस ग्राफ से
स्पर्श रेखा का ढाल निकालना चाहते हैं तो इस बिंदु को लगभग कहाँ मान लेना है, ए के नजदीक। और ए के नजदीक इस प्रकार से मानना है कि बी जो है ए से थोड़ा सा ही अधिक हो, ज्यादा अधिक नहीं हो, बिल्कुल थोड़ा सा ही अधिक हो। ठीक है, याद रखें हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ बी ला रहे हैं। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा अधिक ही होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग स्पर्श रेखा का ढाल निकाल रहे हैं तो स्पर्श रेखा का ढाल निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे स्पर्श रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट को किससे लिखेंगे, टी से। यानी स्पर्श रेखा का ढाल हो जाएगा कितना, एफ। बी के जगह पे कितना रखेंगे बाबू, बी के जगह पे ए प्लस एच क्यों रखेंगे, क्योंकि ए से थोड़ा सा अधिक है, ए से थोड़ा सा अधिक है। तो ये बन गया फॉर्मूला हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला निकल रहा है किसका, डिफरेंशिएबिलिटी का। ध्यान से देखना क्या निकलेगा फॉर्मूला, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और फिर यहाँ भी बी है, इसके जगह पे क्या रखेंगे, ए प्लस एच माइनस ए। और क्योंकि एच क्या है, लगभग 0 है। जब भी ऐसा होता है कि बहुत छोटा वैल्यू के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो लिमिट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, एच क्या है, लगभग 0, एच क्या है, लगभग 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला निकल जाएगा। देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। ये जो वैल्यू निकला ये क्या होता है, ये ढाल होता है किसका, ये ढाल होता है किसका, टेंजेंट का, यानी स्पर्श रेखा का। यानी एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया यहाँ पे, कोई भी फंक्शन दो बिंदुओं के बीच डिफरेंशिएबल तभी होता है, दो बिंदुओं के बीच डिफरेंशिएबल तभी होता है जब उनमें से एक बिंदु से थोड़ा सा अधिक का फलन वैल्यू दूसरे उसी बिंदु का फलन वैल्यू और जितना अधिक डिफरेंस होता है उसका बट्टा का जो वैल्यू होता है ये अवकलनीय, यानी ये डिफाइंड होता है। क्या होता है, डिफाइंड होता है। या इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि इस बिंदु को अगर हम लोग ए के नजदीक लाएं तो वो स्पर्श रेखा में बदल जाए, तभी क्या होता है, तभी वो अवकलनीय होता है। जैसे यहाँ पे कि हम लोग बी को उठा के कहाँ लाए, ए के नजदीक, और किसमें ये बदल गया, स्पर्श रेखा में। जब स्पर्श रेखा में बदलेगा तभी जाकर क्या होगा, वो अवकलनीय होगा। और स्पर्श रेखा का ढाल इस बिंदु पर कितना हो जाएगा, mt बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a बटा h। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शानदार केस आता है, जैसे मान लीजिए हम लोग ये बिंदु ऊपर से नीचे ला रहे हैं। क्या होगा अगर हम लोग इस बिंदु को यहाँ मान लेते हैं कि बी हमारा कहाँ है, नीचे, और नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे से कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और फॉर्मूला दूसरा वाला ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाला बिंदु है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं x के सामने कितना है, b है। x के सामने कितना मान लिया हम लोग, b, तो यहाँ कितना हो जाएगा, f b, कितना हो जाएगा यहाँ पे, एफ बी। अब जरा ध्यान से सोचना, अगर हम लोग इसको इधर से नजदीक ले जा रहे हैं, यहाँ ले जा रहे हैं, तो यहाँ भी आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे बी आ गया। अब बी ए से क्या है, थोड़ा सा क्या है, कम है। देखो नीचे है तो थोड़ा सा कम, ऊपर है तो थोड़ा सा अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले यानी mt, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, b बराबर लिखेंगे a माइनस h, क्योंकि थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इस इक्वेशन में b के जगह पे रखो क्या, a माइनस h, तो फॉर्मूला निकल जाएगा एक और, तो mt बराबर हो जाएगा f b माइनस h माइनस f a बटा b माइनस h माइनस a। ठीक है, सॉरी a माइनस h यहाँ रखना है, a माइनस h, a से a क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पे बाबू क्या लगा देना है, लिमिट लगा देना है। क्यों, क्योंकि h बहुत छोटा वैल्यू है, h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a बटा माइनस h बची है हमारे पास, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास नया वाला, h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a बटा माइनस h। अब एक नया कॉन्सेप्ट कहता है कि ये वाला जो वैल्यू है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन में आया, इसको बोलते हैं हम लोग राइट डिफरेंशिएशन वैल्यू।
यानी कि ये राइट लिमिट डिफरेंशिएशन है। ये क्या है? राइट लिमिट डिफरेंशिएशन है। और ये क्या है? लेफ्ट लिमिट डिफरेंशिएशन। और अगर किसी फलन में राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट बराबर होगा तो क्या बोलेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है। अगर नहीं हुआ बराबर तो क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी एक फॉर्मूला आ गया कि कोई भी फलन है fx, उसका राइट लिमिट fx के लिए राइट लिमिट कितना आया है हमारे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 और राइट लिमिट में पावर कितना देते हैं? प्लस। तो प्लस और यहाँ पे f a प्लस h माइनस f a बटा h, ये बराबर होना चाहिए किसके? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, क्यों? ये लेफ्ट लिमिट है। और f a माइनस h माइनस f a बटा माइनस h। अगर ये दोनों बराबर है तो fx x बराबर a पर क्या है? अवकलनीय है। अगर नहीं आया बराबर तो अवकलनीय नहीं। समझ आ गया बात? तो ये हम लोग एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।